शुरुआत समाज को एक बड़ा संदेश देने वाली खबर के साथ। यूपी के हमीरपुर में एक परिवार ने बेटी के जन्म पर ऐसा जश्न मनाया जिसकी चर्चा न सिर्फ हमीरपुर में हो रही है बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर भी इसकी जमकर तारीफ की जा रही है। बेटी की खुशी में 13 स्कॉर्पियो गाड़ियों का काफिला निकाला गया। बच्ची का बैंड बाजों के साथ ग्रैंड वेलकम किया गया। ये खबर उनके लिए भी है जो बेटी को बेटे से कम आंकते हैं। हमीरपुर में बेटी के जन्म पर परिवार वालों ने ग्रैंड सेलिब्रेशन किया। अस्पताल से घर तक बच्ची के वेलकम के लिए गाड़ियों का काफिला दिखा। हाईवे पर आगे गुब्बारों से सजी गाड़ियां चल रही थी और पीछे बैंड बाजे, डीजे और ढोल नगाड़े बज रहे थे। हमीरपुर शहर के फतेहपुर इलाके में रिटायर्ड फौजी के परिवार में एक पीढ़ी के बाद बेटी का जन्म हुआ। इस दौरान खुशी में परिवार वालों ने जश्न मनाया। गाड़ियों की लंबी कतारें और रास्ते भर नाचते गाते लोग घर पहुँचे। गाड़ी में बच्ची के माता पिता नन्ही बेटी को गोद में लेकर बैठे थे। बाकी गाड़ियों में रिश्तेदार और परिवार के लोग थे। हाईवे पर यह नजारा देखने लायक था। घर पहुंचते ही परिवार की महिलाओं ने बैंड बाजे के साथ बच्चे का भव्य स्वागत किया। यूपी के सीएम योगी जितने अच्छे राजनीति के खिलाड़ी हैं उतने ही हर खेल में माहिर है। राजनीति में उनकी बोली परफेक्ट होती है, ठीक वैसे ही खेल के मैदान में भी परफेक्ट है। गोरखपुर में अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उसका एग्जाम्पल दिखाई दिया। जब उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट पर हाथ आजमाए, वो भी किसी प्रोफेशनल खिलाड़ी की तरह। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होने वाली पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पहले तो महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, फिर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, साथ ही बास्केटबॉल पर हाथ भी आजमाए। 2014 के बाद जिस प्रकार की एक नई खेल संस्कृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित की है, आज वह देखते हुए बनती है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब खेल के मैदान पर योगी का ये रूप देखने को मिला है। इससे पहले 4 जनवरी को सीएम योगी ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया था। इस दौरान भी उन्होंने वॉलीबॉल कोर्ट पर हाथ आजमाए थे और आज एक बार फिर से गोरखपुर में बास्केटबॉल कोर्ट पर वैसी ही तस्वीर नजर आई। यूपी में बीजेपी ने अभी से ही अगले साल होने वाले चुनाव के लिए कमर कस ली है। पंकज चौधरी को प्रदेश का कमान मिलने के बाद अब संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। साथ ही प्रदेश पदाधिकारी की नई टीम भी बनी, क्योंकि 2027 में योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से यूपी में सत्ता के शिखर पर पहुंचना है। यूपी में जो गलती बीजेपी ने 24 के लोकसभा चुनाव में किया था, उससे सबक लेकर अब रणनीति बदली हुई है। जल्द ही उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़े लेवल पर बदलाव किया जाएगा। संगठन के इस बदलाव में मोर्चों प्रकोष्ठों के तमाम पदाधिकारी तो बदले जाएंगे ही, इसके साथ साथ प्रदेश टीम के भी तमाम मेंबर्स को हटाकर नए मेंबर्स को मौका दिया जाएगा। और इसी वजह से इस साल यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर यूपी में बीजेपी अब नए सिरे से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश के पंचायत चुनाव बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट होगा। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में आखिरकार हिंदुत्व की जीत हुई। महायुति जो शुरू से ही हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही थी, उसकी बदौलत आज इतिहास बन गया। लेकिन इस जीत की पटकथा 2 साल पहले ही लिख दी गई थी, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से एक नारा दिया था। नारा था एकता वाला, नारा था हिंदुत्व को जगाने वाला, नारा था कभी न बंटने वाला। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी है। सीएम योगी के इसी नारे ने महाराष्ट्र की राजनीति को बदल दी। उनके इस एकता वाले सुपरहिट नारे का नतीजा था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने ये बम्पर जीत हासिल की है और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। महाराष्ट्र विधानसभा 2024 में जीत हासिल की। इसके बाद हाल ही में महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में महायुति ने किया क्लीन स्वीप और अब बीएमसी में बम्पर वोट हासिल करके जीत का परचम लहरा दिया और साबित हो गया कि सनातन से ऊपर कोई नहीं है। सनातन से ऊपर कोई नहीं। यानी महाराष्ट्र की जनता ने हिंदुत्व पर महायुति को जमकर वोट दिया और साबित कर दिया कि हिंदुत्व पर योगी की लाइन सुपरहिट है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा था। किसी ने मराठी कार्ड चला तो कोई बुर्के वाली मेयर बनने का बयान दे रहा था। लेकिन जब नतीजे आए तो सारे कार्ड धरे रह गए और जीत हुई हिंदुत्व की। ये उसी हिंदुत्व की जीत का जश्न है। ये इतिहास रचने वाली जीत का रंग है। प्रचार के दौरान ओवैसी भाईजान मुस्लिम नेतृत्व की बात करते हुए दिखाई दिए। वारिस पठान ने बुर्के वाली मेयर बनने का दावा किया तो वहीं 20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स ने मराठी मेयर बनने की भविष्यवाणी कर दी थी।
लेकिन सारे के सारे दावे फेल हो गए रिजल्ट आने के बाद। जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार की सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयारी है। यानी महायुति के हिंदुत्व को काट वाली सारे नैरेटिव धरे रह गए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता मुस्लिम तुष्टीकरण और राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को पहचान चुकी थी। और इसी का नतीजा है कि 25 साल का दबदबा रखने वाली शिवसेना का अंत हुआ तो मुस्लिमों के नाम पर राजनीति करने वाले भी फेल हो गए। साल 2024 में महाराष्ट्र में दोबारा सत्ता में आने के बाद महायुति के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। महाविकास अघाड़ी जैसा मजबूत विपक्ष सामने था तो ओवैसी और राज ठाकरे जैसा घाघ नेता, बीच बीच में मराठा आरक्षण की आग। बावजूद इसके बीजेपी की जीत ने दिखा दिया कि वो कितनी तैयारी के साथ मैदान में थे। ये देवा भाव का ही करिश्मा है, ये जनता में बीजेपी के प्रति भरोसा है। जब पहली बार बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है और ठाकरे परिवार का लंबे समय से चला आ रहा वर्चस्व इस चुनाव में खत्म हो गया है। 27 साल के बाद बीजेपी यहां फिर से अपना मेयर बनाने जा रही है। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सभी बड़े शहरों में बीजेपी को जीत मिली है और 29 में से 23 पर उसकी जीत पक्की नजर आ रही है। 227 सीटों वाले बीएमसी में बीजेपी प्लस को 118 पर जीत मिली है। 165 सीटों वाले पुणे में 90 पर जीत मिली है। ठाणे में 131 में से 49 पर कामयाबी हासिल हुई। नागपुर में 151 में से 113 पर जीत मिली। नासिक में 122 में से बीजेपी को अकेले 50 सीटों पर जीत मिली है, जबकि साथी दलों को 41 सीटों पर। बीजेपी में जीत की ये भूख चुनाव दर चुनाव बढ़ते जा रही है और यही उसकी जीत की बड़ी वजह भी है। दिसंबर 2024 में जब देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त महायुति में बारीक दरार दिख रही थी, लेकिन देवा भाव ने न सिर्फ नाराज शिंदे को मनाया बल्कि समय के साथ उस दरार को भरा, तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, जनता का भरोसा जीता और यही दिखा बीएमसी समेत अधिकांश महानगर पालिका के चुनाव। जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं अपनी बातें औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं रखता। देवा भाव ने 27 साल बाद बीएमसी को ठाकरे परिवार के हाथों से निकालकर बीजेपी की झोली में डाल दिया। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के साथ ही महायुति सरकार के कामकाज को जनता के सामने रखा और विवादित बयानों से खुद को दूर रखा। खुद नीतीश राणे मानते हैं कि देवा भाव के विजन से ही जीत मिली है। हमारे देवा भाव को ही उनकी मेहनत, उनका विजन और हिंदू समाज का उनके ऊपर का विश्वास, इसके वजह से ही आज की सारी जीत हो रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। फडणवीस एक तरफ सरकार चला रहे थे तो वहीं दूसरी ओर चुनाव का प्रचार। उन्होंने कुल 77 इवेंट्स में हिस्सा लिया, जिसमें से 37 सभाएं, 33 मीडिया इंटरव्यू, 1 प्रेस कॉन्फ्रेंस और 6 खुले मंच से इंटरव्यू शामिल थे। देवा भाव और उनकी सरकार के कामकाज ने राज और उद्धव ठाकरे को साथ आने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उनके क्षेत्रवाद पर देवा भाव का बुलडोजर भारी पड़ गया। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि हिंदुत्व वाला ब्रांड उद्धव और राज ठाकरे की मराठी मानुस वाले ब्रांड पर भारी पड़ गया। चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी भी फडणवीस और शिंदे को टक्कर नहीं दे पाई। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में राज ठाकरे का 22 शहरों में खाता तक नहीं खुला। राज ठाकरे की पार्टी मुंबई में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। मराठी अस्मिता के नाम पर दादागिरी करना हो या फिर साउथ की नेता के खिलाफ अनर्गल बातें, राज ठाकरे को इसमें महारत हासिल है। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडूमधून रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय, तुझा काय संबंध आहे इथे याचा। भाषा के नाम पर विवाद खड़ा करने वाले राज ठाकरे और उसकी पार्टी को जनता ने अपने वोट से सबक सिखा दिया। उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद ठाकरे ब्रदर्स बीएमसी में अपना किला तक नहीं बचा पाए। पुणे और नासिक में भी राज ठाकरे ने पूरे दम के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। हाँ, लेकिन इन चुनावों की जगह अगर जहर उगलने पर वोटिंग होती तो शायद राज ठाकरे की पार्टी सबसे अव्वल होती। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के नतीजों के बाद सियासत एक बार फिर वोट चोरी और एसआईआर के इर्द गिर्द घूमने लगी। जीतने वाली पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का हीरो बता रही है, तो वहीं हारने वाली टीम को सबसे बड़ा विलेन। और यही कारण है कि रुझानों के वक्त ही राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके वोट चोरी को राष्ट्र विरोधी कृत्य बताया और बीजेपी को चुनाव चोर कहा।
हिंदुस्तान के जेन ज़ी जो हैं और युवा हैं, उनको हम क्लियरली दिखा देंगे कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, बीजेपी चुनाव चोरी करती है। तो वहीं उद्धव गुट ने एसआईआर के जरिए विपक्षी उम्मीदवारों के वोट काटने का आरोप लगाया। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए। यानी कि नतीजा जो भी हो, एसआर का ढीकरा एसआईआर के मत्थे है। उधर पुणे और पिंपरी चिंचवड निगम चुनाव साथ लड़ने वाले चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार को करारा झटका लगा है। दोनों जगह पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी चाचा भतीजे यहां फिर कमल खीलने से नहीं रोक पाए। अब सवाल है कि इनके सियासी रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। बीजेपी लहर के आगे चाचा भतीजे पुणे और चिंचवड निकाय चुनाव में फिसड्डी साबित हुए। यहाँ बीजेपी को भ्रष्टाचार पर घेरने का अजीत दादा का दाव भी काम नहीं आया, और यही वजह है कि बीजेपी से मुकाबले में चाचा भतीजे का गठबंधन कोसों दूर रह गया। कि पुणेकर जनता ने हम पे विश्वास किया है, मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी का मेयर पुणे का बनेगा। पुणे निगम चुनाव में करारी शिकस्त अजीत पवार के लिए इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि वो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। एनसीपी के दोनों ही धड़ों में गठबंधन के बाद ये चर्चा छिड़ गई थी कि क्या आगे दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, लेकिन नतीजों ने अजीत पवार को ही नहीं बल्कि शरद पवार को भी बहुत बड़ा शॉक दे दिया। पुणे पिंपरी चिंचवड निगम चुनाव में पवार फैमिली का ये रीयूनियन पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी के परफॉर्मेंस को देखकर अखिलेश यादव भी टेंशन में नजर आ रहे हैं। जिस तरह बीजेपी ने महाराष्ट्र निकाय चुनावों में कमल खिलाया है, उसे देखकर अखिलेश तो यहां तक कह गए कि बीजेपी से सीखने को बहुत कुछ है। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप। वैसे बीजेपी से सीखने वाली बात कहने वाले अखिलेश महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत वाली रणनीति से इम्प्रेस नहीं हुए, बल्कि उनका ये तंज है कि बीजेपी किस तरह से एक के बाद एक चुनाव में जीत हासिल कर रही है। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बीजेपी की इस जीत को भी अखिलेश यादव ने डेटा चोरी से जोड़ दिया है। विपक्ष की यही दिक्कत है, हार की जिम्मेदारी लेना छोड़ के ईवीएम और डेटा चोरी का रोना रोने लगते हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा उठाकर भले ही ममता बनर्जी और टीएमसी को हिंदू विरोधी छवि बनाने की कोशिश की है, लेकिन ममता ने सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की आधारशिला रख इसका जवाब दिया। करीब 18 एकड़ जमीन पर तैयार हो रहा ये मंदिर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ही जाना जाएगा। ममता बनर्जी ने अपनी रणनीति उसी वक्त बदल ली थी जब हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, लेकिन ममता ने न सिर्फ कार्यक्रम से दूरी बनाई बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो बीजेपी के लिए भी बेहद शॉकिंग था। बीते दिनों कोलकाता के न्यू टाउन में ममता बनर्जी ने दुर्गा आंगन नाम के एक बड़े दुर्गा मंदिर की नींव रखी थी और इसी दौरान महाकाल मंदिर के शिलान्यास का भी ऐलान किया था। और अब ममता बनर्जी ने साधु संतों की मौजूदगी में इसकी नींव रख दी है। इसे बीजेपी के हिंदुत्व वाली राजनीति का तगड़ा जवाब माना जा रहा है। दिसंबर के मध्य में नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने के बाद कौन होगा बीजेपी का पूर्णकालिक अध्यक्ष, उसकी चर्चा तेज हो गई थी और अब 19 जनवरी से बीजेपी में अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी तक नितिन नवीन के अलावा किसी दूसरे नाम की चर्चा तक नहीं, जिसका मतलब है कि नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना लगभग तय है। हालांकि नितिन को अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा, जिसकी शुरुआत 19 जनवरी से होगी। इस दिन नामांकन दाखिल किए जाएंगे और इसके बाद 20 जनवरी को नए अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। मौजूदा स्थिति को देखते हुए नितिन नवीन ही इस पद के लिए मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं। नामांकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रस्तावक के रूप में मौजूद रह सकते हैं। कोई दूसरा दावेदार नहीं होने की वजह से नितिन के निर्विरोध चुने जाने की भी उम्मीद पूरी है। हालांकि चुनाव प्रक्रिया के लिए बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया है। नितिन यदि चुन लिए जाते हैं तो वो पार्टी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। गुजरात के अहमदाबाद में बुलडोजर का एक ऐसा एक्शन दिखा जिसे बिना देखे आप विश्वास ही नहीं करेंगे। जहां एक पुरानी पानी की टंकी को तोड़ने के लिए एक बुलडोजर पानी के विशाल टंकी के ऊपर ही जा चढ़ा और लगा उसे जमींदोज करने। जमीन से करीब 70 फीट ऊपर बुलडोजर के इस एक्शन को देख हर कोई हैरत में पड़ गया।
इस पुरानी टंकी को ध्वस्त करने की योजना तो थी, लेकिन ऐसे ये किसी ने सोचा नहीं था। चलिए अब जेसीबी के इस ऊंचाई तक पहुंचने का राज खोल देते हैं। एक बड़ी सी क्रेन ने जेसीबी को पहले ऊपर तक पहुंचाया और ऊपर पहुंचते ही जेसीबी ड्राइवर ने एक्शन शुरू कर दिया। जेसीबी को ऊपर तक पहुंचाने की प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी, जहां थोड़ी सी चूक एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी, इसलिए बेहद सावधानी से जेसीबी को ऊपर तक पहुंचाया गया। वीडियो सामने आने के बाद नगर पालिका की इस कार्रवाई के साथ ही जेसीबी के ड्राइवर की हिम्मत की चर्चा हो रही है, जिसने सांस रोक देने वाली इस कार्रवाई को अंजाम दिया। वैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस कार्रवाई से पहले 1 करोड़ का बीमा भी कराया था। केजीएमयू के डॉक्टर रमीज के धर्मांतरण कांड के खुलासे के बाद पुलिस ने केजीएमयू के ही एक और इंटर्न डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर का नाम मोहम्मद आदिल है, जिस पर एक नर्सिंग छात्रा को शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगा है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये केजीएमयू का वही इंटर्न डॉक्टर आदिल है, जिसके इरादे केजीएमयू में धर्मांतरण की नर्सरी खोलने वाले डॉक्टर रमीज की तरह थे। डॉक्टर आदिल पर आरोप है कि उसने एक नर्सिंग छात्रा को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया। वहीं जब नर्सिंग छात्रा ने शादी के लिए जोर दिया तो वो मुकरने लगा। पीड़िता ने जब उस पर दबाव डाला तो डराने धमकाने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने 29 दिसंबर को थाने में आदिल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। वहीं पुलिस ने जब आदिल के घर बरेली में दबिश दी तो बाहर से फरार हो गया था। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से कैसरबाग से उसे गिरफ्तार किया। पहले डॉक्टर रमीज और फिर डॉक्टर आदिल, इन दोनों पर लगे आरोप और गिरफ्तारी के बाद केजीएमयू भी सवालों के घेरे में है। आशंका जताई जा रही है कि इस मेडिकल कॉलेज में छांगुर का जैसा धर्मांतरण जाल फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की चेतावनी, न मानने का अंजाम यमराज से सामना होगा। हमीरपुर में जिस अफवाह पर हिंदू युवती को ब्लैकमेल कर धन परिवर्तन के आरोप लगे थे, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसका अपने स्टाइल में इलाज कर दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले सीएम ने बड़ी वार्निंग दी थी। बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है, और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। इसी चेतावनी का असर है कि हमीरपुर पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में अफान को अस्पताल के स्ट्रेचर पर पहुंचा दिया। वो अफान जो हिंदू बेटी की सुरक्षा और इज्जत से खिलवाड़ करने की कोशिश में था, लेकिन अब वो अपने पैरों पर चलने के लायक नहीं है। दर्द से कराहता हुआ अब अपने किए पर अफसोस जता रहा है। इसमें धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था और नाबालिग लड़की का दुष्कर्म का आरोप है। वहीं मामले में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद एक्शन तेज हो गया था। एसडीएम ने आरोपी के पिता के लॉज पर भी रेड मारी थी। इसी लॉज में अश्लील वीडियो बनाने का शक था। पुलिस ने इसमें रुके लोगों और दस्तावेजों की जांच की ताकि अफान की हिस्ट्री खंगाली जा सके। उत्तर प्रदेश में जुमा के दिन भी ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 15 दिनों में 50 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं और ये नॉन स्टॉप जारी है, क्योंकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। उसी ऑपरेशन के तहत मुजफ्फरनगर, हरदोई, देवरिया में योगी फोर्स ने हाफ एनकाउंटर किए हैं और अपराधियों को लंगड़ा कर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। मुजफ्फरनगर में रंगदारी और फायरिंग करने वाले बदमाशों को अपराध करने लायक नहीं छोड़ा। कई जिलों में 27 से ज्यादा मामलों में वांटेड आबाद जमाल का मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऐसा इलाज किया है कि अब ये कभी अपराध नहीं करेंगे। हरदोई में मुठभेड़ में 25-25 हजार की इनामी का पीतल वाला इलाज किया गया है। चोरी के मामले में फरार चल रहे दोनों अपराधियों से बाइक और तमंचा जब्त किया गया है। पुलिस को देखकर अपराधियों ने यहां फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश लंगड़ा हो गया। देवरिया में मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी का साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश में न अपराध पनपने देंगे और न ही अपराधी, क्योंकि ये उत्तम प्रदेश है। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब गंगा किनारे के घाटों की व्यवस्था देखने वाली गंगा सभा ने हर की पैड़ी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक वाले पोस्टर लगा दिए। इन पोस्टरों में लिखा है, अहिंदू का प्रवेश निषेध क्षेत्र। मुस्लिमों को हिंदुओं के इस धार्मिक स्थल से दूर रहने की वार्निंग देते हुए ये पोस्टर हर की पैड़ी में जगह जगह लगाए गए हैं। इन पोस्टरों को लगाने वाली गंगा सभा का कहना है कि उनके लिए घाटों की मर्यादा और धार्मिक परंपरा सर्वोपरि है। हालांकि ये पोस्टर गंगा सभा के नाम से नहीं बल्कि म्यूनिसिपालिटी बायोलॉज के हवाले से लगाए गए हैं। गंगा सभा के मुताबिक पोस्टर लगाने का उद्देश्य यही है कि सभी को पता होना चाहिए कि कौन से धर्म के लोग यहाँ प्रवेश कर सकते हैं। दरअसल मंगलवार को 2 युवक अरबी शेख की पोशाक में हर की पैड़ी पर घूमते हुए नजर आए थे, जिसके बाद गंगा सभा ने ये पोस्टर लगा दिए ताकि धार्मिक स्थल को तमाशे की जगह इस्तेमाल न किया जाए।